नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम साहित्य शास्त्र नेट के पाठ्यक्रम में दिया गया इकाई नंबर 3 में साहित्य शास्त्र का जो भाग है उसमें टी.एस. इलियट के 2 सिद्धांत रखे गए हैं, जिसमें पहला है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और दूसरा है परंपरा की अवधारणा। तो चलिए सिद्धांत देखते हैं। टी.एस. इलियट 20वीं सदी के पाश्चात्य कवि और आलोचकों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अमेरिकी नई आलोचना के मसीहा कहे जाने वाले इलियट ने व्यावहारिक आलोचना को जहां मजबूत आधार स्तंभ प्रदान किया, वही काव्य, नाटक, निबंध, आलोचना आदि अनेक साहित्य रूपों का सृजन भी उन्होंने बहुमुखी प्रतिभा का एक अद्भुत परिचय अपने सिद्धांतों के माध्यम से दिया है। यानी पाश्चात्य काव्य शास्त्र में उन्होंने 3 सिद्धांत रखे गए हैं, जिसमें पहला है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, दूसरा है परंपरा की अवधारणा और तीसरा है वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत। लेकिन नेट के पाठ्यक्रम में 2 ही सिद्धांत पहले वाले रखे गए हैं। अब निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत के द्वारा इलियट ने कविता में बढ़ती व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का विरोध किया है। कला को निर्वैयक्तिक घोषित कर कवि को काव्य की स्वतंत्र अवतारणा के लिए एक माध्यम मात्र स्वीकार किया है। अब इस सिद्धांत का हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन इस सिद्धांत को लेखक ने या पाश्चात्य काव्य शास्त्र के ये जो इलियट है, टी.एस. इलियट ने अपने काव्य संग्रह में द सेकेंड 35 यानी 1920 में ये प्रकाशित उनका जो काव्य संग्रह है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, इसमें उसको उन्होंने संग्रहित किया है। और हम इस सिद्धांत को यानी टी.एस. इलियट के इसीलिए इस सिद्धांत को यहाँ अमान्य सा महत्व प्राप्त होता है, क्योंकि इन्होंने द काव्य संग्रह में किस तरह इसको संग्रहित किया है। तो ये थोड़ा प्रश्न उपस्थित करने वाला जो सिद्धांत है, टी.एस. इलियट का यह सिद्धांत भट्टनायक के साधारणीकरण से मिलता जुलता है। व्यक्तिगत भावनाएं जब सर्वसामान्य हो जाती है तो साधारणीकरण होता है, ऐसे भट्टनायक का मत है। ठीक है। अब इलियट ने भी अपने इस निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत में इस बात का समर्थन किया है कि अपने व्यक्तिगत भावनाओं में ऐसी क्षमता होती है, वह भावनाएं जो सर्वसामान्य भावनाएं हो जानी चाहिए ताकि उत्कृष्ट काव्य निर्मित हो सके। अब इसी बात को इलियट ने अपने निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत के अंतर्गत स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कवि जब काव्य में अपने व्यक्तिगत या निजी अनुभव का परिस्थिति, घटना, प्रसंग आदि वर्णन काव्य में करता है, उस समय कवि के विचार ये कि प्रगतिकरण में जो इनामी शक्ति होती है कि वह पाठक को सहजता से संप्रेषित कर सके। उसके व्यक्तिगत भाव, प्रसंग, घटना व्यक्तिगत न रहकर काव्य के माध्यम से सर्वसामान्य हो जाते हैं। यह भाव या विचार व्यक्तिगत न रहकर उसके साथ पाठकों का एक तादात्म्य में स्थापित हो जाता है। इसलिए कवि के वह भाव, प्रसंग या घटना पाठकों को अपने भाव प्रसंग लगने लगते हैं। उस समय कवि के व्यक्तिगत भाव का सामान्यीकरण हो जाता है। इलियट ने उसे ही निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत कहा है या निर्वैयक्तिकता कहा है। यह कवि के काव्य कौशल्य व्यापार पर निर्भर होता है। अब कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम उस सिद्धांत को हम स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। अब कवि वैज्ञानिक के समान ही निर्वैयक्तिकता का और वस्तुनिष्ठ होता है, उसका कार्य आत्मनिरपेक्ष होता है। इसका कार्य आत्मनिरपेक्ष होकर इलियट अनेकता को एकता में बांधने के लिए निर्वैयक्तिकता और महत्वपूर्ण यानी निर्वैयक्तिकता को महत्वपूर्ण मानता है। साहित्य के जीवंत विकास के लिए वह निर्वैयक्तिकता के साथ साथ परंपरा का योग भी स्वीकार करता है, क्योंकि उसमें आत्मनिष्ठ तत्व नियंत्रित होकर वस्तुनिष्ठ तत्व प्रमुख होता है। अब इलियट ने वस्तुनिष्ठ साहित्य को महत्व दिया तथा कला को निर्वैयक्तिक घोषित किया। उनके अनुसार कवि व्यक्तिगत अभिव्यक्ति नहीं करता, बल्कि वह उसके विशिष्टता का माध्यम मात्र होता है। अब इलियट ने प्रारंभिक विचार जैसे दिए थे कि कविता उत्पन्न नहीं की जाती बल्कि उत्पन्न हो जाती है, किंतु बाद में उन्होंने इस विचार को बदलते हुए कहा कि मैं उस समय अपनी बात ठीक ढंग से नहीं व्यक्त कर सकता था, क्योंकि कवि काव्य की निर्मिति करता है और वह उसके लिए अपने व्यक्तिगत भाव
विचार की सहायता लेता है। इलियट के अनुसार निर्वैयक्तिकता के दो रूप हैं। इसमें उन्होंने कहा कि कुशल शिल्पी के लिए और कवि या कलाकार के लिए, और दूसरे प्रकार की निर्वैयक्तिकता प्रौढ़ प्रकार की होती है। तो अपने व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से जो कुछ सामान्य व्यक्तिकरण में समर्थ होता है, दूसरे शब्द में कहा जा सकता है कि कवि अपने निजी भावों को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि जिससे वे सर्वसामान्य के भाव बन जाते हैं। कवि अपनी तीव्र संवेदना एवं गहन क्षमता से अन्य लोगों की अनुभूतियों को इस प्रकार ग्रहण करता है कि वह अनुभूतियां उसकी नजदीकियां प्रतीत होने लगती हैं। इन अनुभूतियों को वह इस प्रकार व्यक्त करता है कि वह मत सभी को ग्राह्य हो जाता है। अब भारतीय काव्य शास्त्र में इसी को साधारणीकरण कहते हैं। इलियट ने दो प्रकार की निर्वैयक्तिकता स्वीकार की है। एक है जो पहली वाली जिसमें प्राकृतिक कहा जाता है, और दूसरी है विशिष्ट निर्वैयक्तिकता, यानी प्राकृतिक और विशिष्ट, ये याद रखना है। इलियट ने कविता के 3 स्वर नामक जो भाषण में काव्य के 3 स्वर माने हैं, जिसमें पहला है जिसमें कवि स्वयं से बात करता है, दूसरा है जिसमें कवि श्रोताओं से बात करता है, और तीसरा है जिसमें स्वयं न बोलते हुए बस अपने पात्रों के माध्यम से बोलता है। इलियट के अनुसार दूसरे स्वर में कविता किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए लिखी जाती है, मनोरंजन के लिए, या उपदेशात्मक होती है, व्यंग्यपरक होती है, यानी अलग अलग साहित्य को कोटि में आता है। प्रथम स्वर वाली कविताएं कवि की अचेतना वाली बोली या अवस्था से उत्पन्न होती है, जबकि दूसरी ओर और तीसरी स्वरों वाली कवियों में वह पूर्ण सजग व्यक्तित्व से प्रतीकात्मक या जो प्रतीक रूप में निर्माण करती है। इस प्रकार उपरोक्त जैसे मैंने कहा कि जैसे निर्वैयक्तिकता या कवि वैज्ञानिक के समान निर्वैयक्तिक होता है और वस्तुनिष्ठ होता है, कला निर्वैयक्तिक होती है। कला व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है। ये जो पंक्ति है ना, टी.एस. इलियट की नेट के पाठ्यक्रम में भी पूछी गई थी, जिसमें कहा गया था कि कला व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है। अब निर्वैयक्तिकता का अर्थ है कि कवि के व्यक्तिगत भावों की विशिष्टता का सामान्यीकरण। कवि के व्यक्तिगत भाव सार्वभौम भावों में रूपांतरित होकर अभिव्यक्त होते हैं। निर्वैयक्तिकता के 2 रूप होते हैं, जैसे विशिष्ट और प्राकृतिक। प्राकृतिक या विशिष्ट। काव्य का कवि के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं होता। कवि एवं कलाकृति दोनों परस्पर प्रभावित होते हैं। कविता के 3 स्वर होते हैं, जैसे मैंने कहा 3 स्वरों में पहले वह स्वयं से बात करता है, दूसरा वो श्रोताओं से बात करता है, तीसरा जो पात्रों के माध्यम से बात करता है। ठीक है। इलियट एजेरा पाउंड के विचारों से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने एजेरा पाउंड की भांति कवि को वैज्ञानिक के समान निर्वैयक्तिक और वस्तुनिष्ठ मानते हुए कला को निर्वैयक्तिक घोषित किया है। इलियट का जो मत था कि कला में अभिव्यक्त भाव निर्वैयक्तिक होते हैं और कवि अपने को कृति के प्रति समर्पित किए बिना निर्वैयक्तिक हो ही नहीं सकता। कविता मनोभावों की स्वच्छंदता नहीं वरन उससे पलायन है। वह व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं वरन व्यक्तित्व से पलायन है। अब इलियट से पूर्व स्वच्छंदवादियों ने काव्य में वैयक्तिक या जो व्यक्तित्व के प्रतिफलन पर विशेष जोर दिया था, किंतु इलियट ने इसका गहरा प्रतिवाद करते हुए कहा कि कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं करता, वह केवल माध्यम होता है। इस माध्यम में ही अनेक प्रकार या प्रभाव, अनुभव अप्रत्याशित तथा विचित्र ढंग से समन्वित होते हैं। जो प्रभाव और अनुभव व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, काव्य में उनका कोई स्थान नहीं हो सकता, और जो काव्य में अभिव्यक्त होते हैं वे कवि व्यक्तित्व में नगण्य हो सकते हैं। अब वस्तुतः इलियट यहाँ अपने व्यक्तित्व या जो अपने भाषण में 2 बातें स्पष्ट करते हैं। कवि केवल माध्यम है और कवि के माध्यम में ही अनेक प्रकार के अनुभवों का सामंजस्य घटित होता है। इलियट इसे स्पष्ट करने के लिए एक विज्ञान रूपक का उदाहरण स्पष्ट करते हैं। वह कवि के मन को प्लैटिनम के टुकड़े के समान बताते हैं। ये नोट करके रखना है। जैसे टी.एस. इलियट ने जो कवि के मन को क्या कहा है, प्लैटिनम के टुकड़े के समान बताया है। यदि ऑक्सीजन
और सल्फर डाइऑक्साइड से भरे कमरे में आप प्लैटिनम का एक टुकड़ा डाल दिया तो दोनों सल्फर एसिड में बदल जाएंगे, परंतु प्लैटिनम निर्विकार रहेगा। इस प्रकार में वह स्वयं प्रभावित नहीं होगा। कलाकार का मन प्लैटिनम के टुकड़े की भांति होता है। इलियट के अनुसार निर्व्यक्तिकता का अर्थ कवि के व्यक्तिगत भावों की विशिष्टता का सामान्यीकरण है। कवि की अपनी जो संवेदना और ग्रहण क्षमता से अन्य लोगों की अनुभूतियां जो वह कर लेता है, और वे जो अनुभूतियां कवि की अनुभूतियां बन जाती है तथा जब उन्हें काव्य में व्यक्त करता है तो उसकी निजी अनुभूतियां यानी सबकी अनुभूतियां बन जाती है। इलियट की यह धारणा थी कि कला में अभिव्यक्त भाव निर्वैयक्तिक होते हैं। इलियट के अनुसार निर्वैयक्तिकता के दो रूप होते हैं, जैसे मैंने कहा कि प्राकृतिक और विशिष्ट निर्वैयक्तिकता। प्राकृतिक निर्वैयक्तिकता उस कवि को होती है जो कुशल शिल्पी यानी कुशल शिल्पी की होती है, जबकि दूसरे प्रकार का अर्थात विशिष्ट निर्वैयक्तिकता उस प्रौढ़ कवि की होती है जो अपने उत्कृष्ट और व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से सत्य को अभिव्यक्त करने के लिए वो बाध्य हो जाता है और करता भी है और समर्थ होता है। ऐसे कवि अपने अनुभव को संपूर्ण विशिष्टता को इसलिए बनाए रखता है कि वह उसे सामान्य प्रतीक बना दे। अब इलियट की दृष्टि में पहले प्रकार की निर्वैयक्तिकता के आधार पर श्रेष्ठ अर्थात अभिजात्य काव्यकृति का निर्माण नहीं हो सकता, जबकि दूसरे प्रकार की निर्वैयक्तिकता के आधार पर श्रेष्ठ अभिजात काव्यकृति का निर्माण होता है। अब उन्होंने जैसे कहा कि यह अधिक महत्वपूर्ण निर्वैयक्तिकता है। इलियट कवि एवं कलाकृति को दोनों को परस्पर प्रभावित होना मानते हैं और यहाँ भी इलियट कवि के व्यक्तिगत को स्वीकार करते हैं। इलियट लिखते हैं कि जब मैं वर्जिल का संसार कहता हूँ तो इसका आशय उस संसार से होता है जिसे उसने स्वयं निर्मित किया है। इलियट की दृष्टि से कवि अपने संसार का निर्माता था, वो स्वयं अपना संसार निर्माण करता है जिसे उसे स्वयं निर्मित करना है। इलियट की दृष्टि से कवि, जैसे मैंने कहा कि निर्मित होती है, कवि अपने काव्य जगत में व्याप्त हो जाता है। संपूर्ण काव्य कृति कवि के व्यक्तित्व से निर्मित होती है। अब इलियट कविता के 3 स्वर, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने माने हैं, यानी शीर्षक अपने मशहूर निबंध में कविता के जो 3 स्वरों में उन्होंने व्याख्यायित किया। प्रथम स्वर में कवि अन्य से नहीं स्वयं से बात करते हैं, द्वितीय स्वर में वो श्रोताओं से बात करता है और तृतीय स्वर में कविता में वह अपने पात्रों के माध्यम से, चरित्रों के माध्यम से बात करता है। अब प्रथम प्रकार के स्वरों में कवि का लक्ष्य अपने भार से छुटकारा पाना होता है, क्योंकि बिना कहे वह रह नहीं सकता। दूसरे स्वर में कविता किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए सृजित होता है, और जबकि तीसरे स्वर में अंतर्गत नाटक आते हैं। इलियट दूसरे और तीसरे स्वरों की कृतियों को कवि की अचेतनावस्था से उद्भूत नहीं मानते, बल्कि यह कहते हैं कि उसमें कवि पूर्ण सजग होकर अपने व्यक्तित्व से कृति का सृजन करता है। वह व्यक्तित्व से पलायन नहीं करता, वरन व्यक्तित्व से निर्माण करता है। इलियट यह भी कहते हैं कि किसी भी कविता में केवल एक स्वर का मिलना कठिन है। श्रेष्ठ काव्य में जैसे 3 विशेषताएं जैसे समाहित होती है। अब इस सिद्धांत की, यानी इलियट के निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। इलियट के निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की खूब आलोचना हुई। उनकी जो मान्यताएं पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। इलियट ने विज्ञान रूपक को जो दृष्टांत प्रस्तुत किया कि कवि का मन प्लैटिनम के टुकड़े के समान है, तो उनके काव्य निर्माण में कवि का मन निष्क्रिय रहकर काव्य निर्माण में वह आवश्यक घटकों में संग्रहित, संगठित तथा रूपांतरित होने का केवल माध्यम बना रहता है। इससे इलियट का निषेधात्मक अर्थात अभावात्मक दृष्टिकोण बताकर उसकी घोर आलोचना की गई है। कवि के लिए प्लैटिनम के टुकड़े की उपमा भी लोगों के गले नहीं उतरती और आलोचकों द्वारा उसका खंडन करते हुए जो उन्होंने शब्दों में कहा है कि कवि मस्तिष्क एवं सचेतन एवं क्रियाशील वस्तु है, उसकी जड़ पदार्थ से उपमा कतई उचित नहीं है। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत का जो महत्व है उसका मूल्यांकन करने से हमें पता चलता है कि न सिर्फ उसकी बल्कि पाश्चात्य साहित्य शास्त्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह एक
विश्व प्रसिद्ध सिद्धांत है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र के शब्दों में उन्होंने कहा है कि टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत अपने भीतर भारतीय रस सिद्धांत के साधारणीकरण को समेटे हुए है, जिसमें कलाकार, नाटककार, अभिनेता के कौशल्य से व्यक्तिगत भाव सामान्य साधारणीकरण या सर्वसाधारण के भाव में बदल जाते हैं। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने कहा है कि निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत का महत्व प्रतिपादित करते हुए इलियट ने निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत में आत्मनिष्ठ साहित्य के स्थान पर वस्तुनिष्ठ साहित्य को महत्व दिया है, यानी आत्मनिष्ठ के जगह वस्तुनिष्ठ साहित्य को महत्व दिया है। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन रोमांटिक कवियों की व्यक्तिवादिता के विरोध में किया है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन के माध्यम से उन्होंने इस काव्य सिद्धांत को वैज्ञानिक बनाने की कोशिश जरूर की है। ठीक है, ये रहा टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। धन्यवाद।